भारत पर भड़का संयुक्त राष्ट्र और बड़ी बात कह डाली है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भारत कर रहा है। भारत इजराइल को हथियार दे रहा है। जिस तरह से इजराइल ने नरसंहार मचाया है, ऐसे में जब हम तमाम देशों को कह रहे हैं कि इजराइल को हथियार मत दो, ऐसे में भारत सरकार, भारत ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। यह रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कोई गांचट्टा यह ना कह दे कि रजा ने यह अपने मन से खबर दी है। और इसमें दैनिक भास्कर का भी गुनाह नहीं, क्योंकि यूएन का बयान है। यूएन की दूत ने कहा कि भारत ने इजराइल की मदद करके कानून तोड़ा है। हथियार भेजना नियमों के खिलाफ, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा है। हजरात, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के साथ उसके संबंध यानी उसके रिश्ते और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की एक रिपोर्ट से यूएन स्पेशल दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार परिषद में पेश किया। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि इजराइल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसने इसकी जिम्मेदारी भारत को हर हाल में उठानी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कब्जे को गलत बताया है और देश के हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है और तमाम देशों को कहा है कि इजराइल को हथियार ना भेजें। इसके बावजूद भारत का इजराइल को हथियार भेजना कानून के खिलाफ है। अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। यूएन की अधिकारी ने यह भी कहा है कि हमेशा हक के लिए, सच के लिए, जुल्म के खिलाफ भारत की नीति रही है। भारत बोलता रहा है, जुल्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बोलता रहा है। लेकिन यह जो मोदी सरकार है, फिलहाल उसका रुख बदला बदला नजर आ रहा है। यहां पर यूएन को यह भी ध्यान देना चाहिए, यहां पर तमाम अरब देशों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह आदमी, ये मेजर गौरव आर्या, जिस यूएन ने साफ कहा है कि हथियार देना गलत है इजराइल को, उस यूएन को यह भी देखना चाहिए कि भारत के अंदर यह जो अपने आप को मेजर कहता है गौरव आर्या, इसने खुले तौर से इजराइल को अपना सगा भाई बताते हुए बड़ी बात कही थी पूरी दुनिया के सामने कि मैं तो कह रहा हूं लेबनान पर 100 बम और मारे और गाजा पर 50 बम और। तो यूएन की इतनी औकात होनी चाहिए कि इस आदमी को, गौरव आर्या को, इंटरनेशनल लेवल पर बैन किया जाए। पूरी दुनिया में किसी भी देश में जाने लायक न छोड़ा जाए। तमाम देशों में जहां यूएन की मान्यता है, उन देशों पर यह कानून लागू होना चाहिए कि इस व्यक्ति को और ऐसे व्यक्तियों को अपने मुल्क में एंट्री न दें। और इनके इस बयान के बारे में भारत सरकार से और मीडिया से सवाल करना चाहिए कि तुम ऐसे इंसान को बुला क्यों रहे हो और गवर्नमेंट ऐसे लोगों के बयानात पर खामोश क्यों है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। भारत और फ्रांस के बीच अच्छे खासे 140 से 45 फाइटर जेट की राफेल की डील हुई है और यह डील आगे बढ़ रही है। हालांकि आलोचनाओं में है, सवालों के घेरों में मोदी की यह डील है। ऐसे में अमेरिका ने F-15EX मॉडल ऑफर कर दिया है भारत को कि आप हमसे डील कर लीजिए, राफेल या दूसरे फाइटर जेट छोड़िए, F-15 हमसे ले लीजिए, जो कि 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन चालाक गुलाबी सुअर की सरकार ने, अमेरिका ने भारत को F-35 देने से इनकार कर दिया है। कहा कि वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो टेबल पे है ही नहीं, वो हम भारत को ऑफर नहीं कर रहे। हम भारत को अपना F-15 जो ईरान ने कई मार गिराए। मोदी सरकार को ईरान को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब से, या यूं कहूं जैसे ही ईरान ने अमेरिका के F-15, F-16 मार गिराए, यह आ गया बेचने के लिए हमें कि हाँ जी आप हमसे ले लो। सच्चाई और हकीकत यह है कि ना हमें फ्रांस से राफेल लेना चाहिए, क्योंकि राफेल का भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है।
सोर्स कोड नहीं दे रहा है, लेकिन रशिया अपने टॉप Su-57 फाइटर जेट को कह रहा है कि भाई इसे आप भारत में बनाओ और हम इसका सोर्स कोड भी आपको दे रहे हैं। यह कौन सी वजह है कि इतनी अच्छी डील भारत छोड़कर फ्रांस से या अमेरिका से फाइटर जेट लेने के लिए सोच रहा है? किससे डरा हुआ है वो भाइयों बहनों, किससे? वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ जर्मनी से मुलाकात हुई है, बर्लिन में वो रुके हैं। कहा जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच कई तरह के डिफेंस एग्रीमेंट होने हैं और कई तरह का अब काम दोनों साथ मिलकर करेंगे। साउथ कोरिया ने अपना K9 हॉविट्जर अपडेट किया है, लिहाजा भारत सरकार तैयारी कर रही है कि नए K9 तोपें भारत दक्षिण कोरिया से लेगा। जापान का युद्धपोत भी खतरनाक है, मोगामी ऑफर कर दिया है। रिपोर्ट यह रही, स्टील्थ जो ट्रैक नहीं हो सकता, रडार पर नहीं आ सकता, नीलगिरी युद्धपोत के सामने टिक पाएगा। न्यूजीलैंड भी इसको खरीदने के लिए सौदा करेगा, ऐसी रिपोर्ट आई है। एक ऐसा युद्धपोत जो जापान के इतिहास का सबसे तगड़ा युद्धपोत है, उसे बेचने के लिए जापान ने भारत को ऑफर कर दिया है, जिससे भारत की नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। उधर भारत की एयरफोर्स को अगर कोई कमजोर समझ रहा है तो मुन्ना मेरी ताली के बीच में अपना मुंह दे सकता है। मेरे दोस्तों, सरकारों की बात अलग होती है, लेकिन फौज की बात अलग है हमारी। दोस्तों, भारतीय फौज ने वार्निंग जारी कर दिया है चाइना, भूटान और म्यांमार के करीब अपने इलाके में हमारी एयरफोर्स खतरनाक एक्सरसाइज करने की तैयारी में है। अमेरिका ने खुद डोनाल्ड ट्रंप पर केस किया था, जो कोर्ट है वहां की, कहा था कि ये जो टैरिफ लगाए हैं तुमने कई सारे देशों पर, ये गलत है। डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट पर ही भड़क गया था, गुलाबी सुअर है, आदत से मजबूर। अब रिपोर्ट ये आ रही है, ये देखिए रिपोर्ट, भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर वापस मिल सकते हैं, रिफंड किया जा सकता है, जो टैरिफ के नाम पर ज्यादा गुलाबी सुअर ने वसूला था। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए वीडियो। लीबिया अभी भी कई टुकड़ों में है। ईस्टर्न गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से कहा कि इनको कुछ हथियार दे दो, इनका पैसा हम देंगे। लिहाजा पाकिस्तान ने ईस्टर्न लीबिया को, यानी ईस्टर्न लीबिया की गवर्नमेंट को कुछ हथियार सौंपे हैं और उसकी जो खर्चे वर्चे की सारी कहानी है वो मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी की है। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान से सऊदी ने वादा किया कि हम आपको $3 बिलियन उधार देंगे, $3 बिलियन उधार देंगे, जिसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दे दिए हैं। उधर IMF वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $11 बिलियन का लोन देने वाला है। अब आप पाकिस्तान से होंगे तो कहेंगे ये रजा भाई लो 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 हो गया घोप घोप तुम्हारे साथ। ना 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 ना, मेरे साथ इतनी आसानी से घोप घोप नहीं हो सकता। आप बेचारे जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ घोप घोप ऐसे होगा। कैसे? जो $11 बिलियन पाकिस्तान को IMF देने वाला है, उसकी कड़ी शर्तें हैं। यह रही रिपोर्ट, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। पहली शर्त यहां से शुरू हो रही है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी करनी होगी, गैस के दाम बढ़ाने होंगे, टैक्स आवाम पर बढ़ाना होगा, सरकारी खर्च में कटौती करनी होगी, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाना होगा, यानी सरकारी कंपनियों को बेचना होगा, बाजार ब्याज दरों को नियंत्रण करना होगा, यानी जो ब्याज है उसका जो इंटरेस्ट रेट, यानी जो आपने लोन वो लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ाना होगा, विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना होगा, डॉलर अपने
पाकिस्तान में इकट्ठा करना होगा, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर रोक लगानी होगी। जो राज्य हैं छोटे छोटे स्टेट, उनको जो सरकार खर्चा देती है वो भी काटना होगा। सब्सिडी जो सरकार अलग अलग चीज़ों पर अपनी आवाम को सब्सिडी देती है वो ख़त्म करनी होगी। सामाजिक सुरक्षा BISP, केवल सबसे गरीब तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना होगा। इन शर्तों का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान वालों सुन लो ध्यान से, आपके मुल्क में महंगाई होने वाली है। बिजली के दाम, तेल के दाम, डीजल के दाम, सब चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। खाना, पानी, अनाज सब कुछ महंगा होने वाला है। IMF से लोन लेकर आपका शहबाज शरीफ आपको गरीब और फटीचर हालत में डाल रहा है। उधर पाकिस्तान भारत को झटके पर झटका दे रहा है। एक लंबा समय ऑपरेशन सिंदूर को हो चुका है, लेकिन अभी भी ये रही रिपोर्ट, पाकिस्तान ने 24 मई तक के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और बढ़ा दिया। अभी तक बंद था और ऐसा लग रहा था कि अब खोल देगा पाकिस्तान, लेकिन नहीं भाई साहब, 24 मई तक के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा है, आगे तक के लिए बंद कर रखा है। कहा जा रहा है पहलगांव अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव हुआ था, फिर भाई लड़ाई दंगा हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और अब लग रहा था कि वो प्रतिबंध हट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने 24 मई तक के लिए और बढ़ा दिया है वक्त कि भैया अभी भी हम हिंदुस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को नहीं खोलेंगे। उधर भाई साहब मैं तो सोच रहा हूँ नेपाल चल लेते हैं, फायदे में रहेंगे। नेपाल की जो नई सरकार आई है बालन शाह की, उसने पता है क्या करा है? ओह सॉरी यार, मेरी तो सरकारी नौकरी नहीं है, मैं नहीं जा रहा कहीं। सुनिए, बालन शाह की सरकार ने कहा है, ऐलान किया है, कानून बदल दिया है, महीने में दुनिया में एक बार तनख्वाह मिलती है लोगों को, एक बार तनख्वाह मिलती। लेकिन नेपाल की बालन सरकार ने कहा है कि ना, महीने में सरकारी कर्मचारियों को 2 बार तनख्वाह मिलेगी, पहले 15 दिन में, फिर दूसरा 15 दिन में। बल्ले बल्ले हो गई भाई। जापान खतरनाक हो रहा है, घातक हो रहा है। जापान का पहले कानून यह था कि हम लीथल हथियार किसी को बेचेंगे नहीं। जापान ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है। वही महिला प्रधानमंत्री जब बनी है जापान की, तो भाई सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है। ये देखिए, रिपोर्ट यह है कि 50 साल बाद कानून बदला और ऑस्ट्रेलिया के साथ $7 अरब का समझौता किया। जापान अब दुनिया भर के देशों को अपने खतरनाक लीथल हथियार भी बेचेगा। जापान में एक घटना भी हुई है, ड्रिल हो रही थी, फौजी ड्रिल कर रहे थे, एक टैंक था, तोप थी, तोप के अंदर से तोप चलाई गई तो वो तोप का गोला बाहर निकलने के बजाय तोप का गोला टैंक में ही फट गया, जिसमें मौजूद टैंक में 3 जापानी फौजी मारे गए। उधर चाइना जापान पर भड़क गया है, कहा कि अपना रैकलेस जो ये चेहरा दिखा रहा है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून बदल रहा है, फौज तैनात कर रहा है, हथियार बेच रहा है, हथियार बना, ये कर क्या रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना ने ईरान को देखा, सीखा और फिर अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के स्ट्रेट में भेज दिया। ताइवान के समुद्र के इलाके में एक रास्ता है, वहां भेजकर तैनात कर दिया। टीपू बन रहा है, टीपू, चाइना टीपू। मेरे दोस्तों, इस वातनी नाम का एक देश है अफ्रीका का, बहुत छोटा सा। ये उन 12 देशों में शामिल है जो केवल पूरी दुनिया के सिर्फ वही 12 देश ताइवान को देश होने की मान्यता देते हैं, बाकी कोई मान्यता नहीं देता। अब ताइवान के प्रेसिडेंट इस मुल्क में जाने वाले थे। चाइना ने इतना प्रेशर बनाया उस मुल्क पर, अफ्रीका के, कि भैया ये बात ताइवान के प्रेसिडेंट को पता चली और ताइवान के प्रेसिडेंट को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का अपमान रूस के चैनलों ने किया। आलोचना करते हुए कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इटली ने तमाम अपने साथियों को, यहां तक कि अमेरिका को भी धोखा दिया और ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया, है ना। तो भाई इटली भड़क गया, तो इटली ने रूस के एम्बेसडर को इतनी सी बात पे समन कर लिया। मैक्सिको के अंदर 2 अमेरिकी मारे गए थे एक कार के अंदर, और 2 उनके साथ मैक्सिकन लोग थे, मैंने बताया था। और वहां ड्रग कार्टेल के खिलाफ वो ऑपरेशन चल रहा था वहां पे। तो वो जो 2 अमेरिकी मारे गए ना, एम्बेसडर में काम करने वाले अधिकारी, वो कोई आम लोग नहीं थे, वो दोनों CIA के एजेंट थे और मैक्सिको के अंदर ड्रग कार्टेल के खिलाफ काम कर रहे थे। खलास हो गए हैं।
मेरे दोस्तों एक कांड हुआ है। नॉर्थ कोरिया तेजी से यूरेनियम बढ़ा रहा है और परमाणु हथियार तो भाई वो बनाता ही रहता, खेल है उसके लिए। अब उस पर नजर रखता है अमेरिका, पूरी दुनिया की जासूसी करता है अमेरिका। अमेरिका ने सारी जानकारी चुराई, समझी, पढ़ी और सीक्रेट जानकारी नॉर्थ कोरिया की उसके दुश्मन साउथ कोरिया को दे दी। साउथ कोरिया के एक सीनियर पार्लियामेंट मेंबर ने, अधिकारी ने नॉर्थ कोरिया की ये तमाम सीक्रेट जानकारी जो अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से हासिल करके उसे दी, उसने अपने साउथ कोरिया के पार्लियामेंट में पब्लिकली बता दी सारी जानकारी। जिसके बाद अमेरिका इतना भड़क गया कि भैया हमने दिया था कि तुम आराम से जो करना हो करो, तुमने यार हमारी लगा दी लंका। तो ऐसा है, आज के बाद से हम आपसे जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं अब वो उतना नहीं करेंगे, बहुत लिमिटेड जानकारी शेयर करेंगे। साउथ कोरिया को इस हुतियापे की वजह से बड़ा झटका। उधर भारत को न जाने किस पनौती की नजर लगी है, कहीं आग, कहीं धमाका, कहीं फिर से आग। 3-4 दिन से यही देख रहे हैं। विरुधुनगर तमिलनाडु के इलाके में बड़ा धमाका हुआ जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए। भारत के लिए ये काला दिन था भाई। ये जो फैक्ट्री थी जहां धमाका हुआ, यहां पर पटाखे बनते थे, तो ऐसा धमाका हुआ कि 23 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और 6 बुरी तरह से घायल हैं। रूस के इंटीरियर मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया पहुंचे। नॉर्थ कोरिया में उन्होंने किम जोंग उंग पुंग सुंग से मुलाकात की और फिर उस चुंदे के साथ खूब देर बात की, घूमे फिरे, मौज मस्ती की और फिर एक ऐसी रोड का दोनों ने मिलकर उद्घाटन कर दिया जो नॉर्थ कोरिया को रशिया से डायरेक्ट जोड़ता है। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक ऑयल रिंग में धमाका हो गया है। उधर भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। म्यांमार में एक फ्यूल टैंकर में आग लगी और धमाका हो गया। तुर्की का CH-47 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। मेरे दोस्तों, औरत कितनी खराब चीज है। अगर खराब होने पे आए तो जिंदगी खराब कर दे। और भैया 2 मिनट के लिए आदमी क्या क्या कर जाता है यार। 2 मिनट के सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर जाता है भाई। औरत अपनी खूबसूरती से क्या, औरत की जो खूबसूरती है उसके लिए वो हथियार है, उस हथियार से वो क्या क्या नहीं कर सकती। तौबा तौबा, लौंडिया बाजो सुधर जाओ। देखो एग्जाम्पल है, देख रहा ना तू, सुन। अमेरिका का एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, परमाणु साइंटिस्ट भाई। उसको अंधी तनख्वाह मिल रही है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, क्या ही जिंदगी भाई साहब। और उसको पता है कि हमारे परमाणु बम कहां कहां तैनात हैं। उसको एक खूबसूरत लड़की ने पटाया फंसाया, ठीक है, पटाया हो फंसाया हो, बिस्तर पे गई हो नहीं गई हो, सारी बात की बातें हैं। लेकिन यह है कि उसको वैज्ञानिक को पटाया और भाई लड़के को पटाने की क्या ज़रूरत है, बस एक बार लड़की देख दे। हम तो लगता है कि भाई हंसी तो फंसी, चाहे वो हंसती भी नहीं है, चाहे मुंह बना देती है। तो भाई उसे लगा कि अरे यार ये तो, और लड़की ने पटाया भी, फंसाया भी और उसे डेट पे ले गई। वहाँ कहते हैं ना चलो ड्रिंक पीते हैं, तो वो शराब वराब पीने के लिए पहुँच गई। उसे लगा मैं यहाँ शराब पीऊँगा, उसके बाद मैं इसे जन्नत की सैर कराऊँगा कमरे में ले आके। हुआ उल्टा कुछ, उसने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। ये देखो सामने जो कोर्ट में बैठा आदमी है वो है वैज्ञानिक एंड्रयू हग। इस बंदे को अमेरिका के परमाणु हथियार कहाँ कहाँ हैं उसकी जानकारी थी, क्योंकि भाई न्यूक्लियर वैज्ञानिक था। बातों बातों में एक पैग में ही उसने अमेरिका के तमाम जो ज़्यादातर परमाणु बम जहाँ जहाँ तैनात हैं
भाई हक दिया, सब बता दिया लौंडिया को। देख रहे हो लड़कियों की ताकत। और लड़के परमाणु से नहीं डरते, किसी चीज से नहीं डरते, ऐसी चीजों से डरते हैं भाई। और जाते भी लौंडे तेज हैं। लौंडिया देखे नहीं हम, लो बेटा लग गई लंका, निकाल दिया है अमेरिका ने इसे। अब आगे की जिंदगी इसकी कितनी मुश्किल होगी। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से तो ज्यादा मैं कहूंगा जो लड़के हैं कि भैया भारत में 76 बहुत सबसे आसान लगता है, आसान और कमाई का जरिया ये है। एक दिन बताऊंगा किसी दिन टाइम निकाल के कि भारत के अंदर 76 केस लगाकर किस तरह से उगाही और कमाई का काम चल रहा है। और ये अच्छे अच्छे घर की लड़कियां तक कर रही हैं। तुम जिंदगी में जितना कमाओगे एक झटके में एक 76 लगाकर तुमसे सारा आधा पैसा तुम्हारा लूट लिया जाएगा। लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। अबे तुम्हारी होती है आसान, लड़कों की और मुश्किल। शादी से पहले किसी से प्यार कर लिया और कुछ हो गया तो 76 का डर। शादी कर ली तो शादी के बाद दहेज प्रथा का डर कि लड़की बीवी से लड़ाई हो गई तो वो 100 नंबर पे फोन करके कह दिया ना मुझे मारा है, मेरे घर से 2 लाख रुपए मंगा रहा था, मुझसे दहेज मांग रहा था, ले भैया ओम फो। ना फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ना कुछ, पहले आदमी होगा बंद। यह है लड़कों की जिंदगी। शादी ना करके गर्लफ्रेंड बनाए तो गर्लफ्रेंड से डर ये कि ओहो 76 न लग जाए। लड़की अगर कम उम्र की हो तो हो पॉक्स को भी लग जाएगी। शादी कर ले आदमी तो जिंदगी भर डर, इस साला बुढ़ापे तक कभी भी ये दहेज प्रथा का केस डाल के मुझे ठुकवा देगी। हालात ऐसे कि शादीशुदा आदमियों को मैंने देखा है कि भाई इतने परेशान हैं कि बच्चे हो चुके हैं, बीवी है उनकी, लेकिन बीवी कुत्ते की तरह रखती है। और यहां तक मामले सामने आ रहे हैं कि पति को पता है कि मेरी बीवी का फलाने से चक्कर चल रहा है, उसका बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो बच्चों का मुंह देखकर खामोश है कि यार मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, बीवी हवा में है। ऐसे कितने मसले आपने देखे भैया, कितने कि भैया एक गरीब घर की लड़की पति लेके आया, लड़का लेके आया, उसे पढ़ाया लिखाया, बंदी बन गई भाई साहब डॉक्टर या बन गई हवलदार, अब उसे वो पति अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई लड़कों की जिंदगी मुश्किल है। लड़कियों की क्या भाई, इधर से मुंह इधर फेरेंगी, 4 लड़के यहां खड़े हैं हरामी। लड़कों की तो गलती है भाई। लड़कियां जब किसी को धोखा देके आगे बढ़ती हैं तो भाई उनको मिलता कौन है अगले मोड़ पे? लौंडे ही तो मिलते हैं। कौन सा उन्हें जानवर कोई मिल जाता है? और लड़के और जानवर में फर्क ही क्या है भाई? पता भी होता है अगले को कि यार ये बंदी गलत है, उसको धोखा दे के आई है, लेकिन बस ओयो के चक्कर में लड़के को क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता भाई। और इसी चक्कर में 76 लगती है, समझ जाओ समझ जाओ। चाइना की खतरनाक मिसाइलों का खतरा देखते हुए अमेरिका के नेवी अपने युद्धपोत, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगा रही है। बात करूं भारत की तो भाई साहब जब से मोदी सरकार आई है देश में कुछ भी चल रहा है। अब इनको देखिए साहब को, भाई आदमी कहते हैं चिकाड़ा छिलवाता है, सर खुला रखता है तो कहते हैं उसका दिमाग ज्यादा चलता है। यह हमारे योगी आदित्यनाथ जी का इतना तेज चल रहा है कि भाई उन्होंने शहरों के नाम बदलते बदलते हमारे शूरवीरों का, ग्रेट पर्सनालिटीज का नाम बदलना शुरू कर दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका वीडियो भी वायरल है। जबकि ये जनाब शहीद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, लेकिन ये इन्होंने जानबूझ के किया होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी से क्यों मोहब्बत करेंगे भाई? ये समझ रहे हो कि अब सुभाष चंद्र जी का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। याद रखना सबब, योगी जी ने कहा है। वो मुंबई का हरामी लौंडा याद होगा जिसने 8-9 लड़कियां फंसाई पटाई और जो किया सो किया। गलत है। और हर आदमी किसी भी लड़के का मोबाइल पकड़ लो, छीन लो, तुम्हें क्या लगता है वो लौंडों से चैट करते हैं? लड़के लौंडों से चैट करते हैं? हर लड़की को लड़का अप्रोच करता है, नॉर्मल चीज है। और लड़कों में भाई साहब इतनी हराम की आग होती है कि अगर एक गर्लफ्रेंड है भी उसके पास तब भी वो कोशिश करता रहेगा कि कहीं और जितना ज्यादा मुझे ऑप्शन मिल जाए घोप घोप करने का, मैं सारी जिंदगी घोप घोप और भाव भाव करता रहूंगा। ऐसे लड़के बहुत हैं।
साले कमाई कुछ नहीं उनकी, किसी से थार मांग ली, किसी से एयरगन मांग ली, किसी से भाई साहब कपड़े मांग ली। अबे कपड़े भी मांगते हैं लौंडे, मुझे तो अब पता चला। झाट जिंदगी, लेकिन नवाबी वाले शौक, सब किराए की चीजें, ईएमआई पे जिंदगी। और रील देखो इनकी, ओ बदमाशी, बदमाश बदमाश है जी। लगा दिया उस पर भाई हरियाणवी बदमाश वाला सॉन्ग, ओ स्लो मोशन। वही तो ये भी करता था। थार किसी से मांग ली, कैश किसी से ले लिया। भाई कैश भी उधार मिलता है कि भैया 50-50 हज़ार की 4-5 गड्डियां मिलेंगी, 10,000 में ले जाओ, 10,000 रुपये किराया। ये भी चल रहा है हमारे मुल्क में। अब रील पर जो आपको दिख रहा है और जो सोशल मीडिया पर आपको पैसे वाले अमीर, जिसमें लड़कियां फंस जाती हैं, अरे यार मर्सिडीज है, ओहो ये देखो कितना हैंडसम है, और देखना। फिर उसके बाद क्या होता है, और इन तमाम चीज़ों में फंसती निब्बी है आजकल की, क्योंकि लड़कियां अभी ठीक से उगी नहीं। रील देख देख कर उनके मन की तड़प जाग जाती है, यार काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता, हाँ बड़ा पैसा है। अब ठेले लगा रहे हैं, बिटिया सोच रही है हवाई जहाज वाला बॉयफ्रेंड पटाऊं। फिर होता क्या है, यही खबरों में छपता है। फिर समझ रहे हो। लेकिन उस मामले को लव जिहाद का आरोप लगाया गया, जबकि लव जिहाद वाला एंगल नहीं था, क्योंकि भाई मुसलमान लड़कियों के साथ ही मुसलमान लौंडे ने हरामीपन किया। तवज्जो है। अब ये लव जिहाद क्यों नहीं बना, और नाम भी गायब है। इंडिया टीवी का ये न्यूज अपडेट है कि प्यार के नाम 20 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को किया ब्लैकमेल। अब आप सोचिए, गोदी मीडिया का इतना बड़ा चैनल अगर नाम नहीं लिख रहा है बलात्कारी का, तो आप समझ जाइए हिंदू समुदाय से है। मैं बता देता हूं कि एक्यूज का नाम क्या क्या है। एक्यूज का नाम है चंद्रशेखर आजाद एलियस अर्जुन, अर्जुन कहते हैं। लेकिन यहां पर लव जिहाद अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदू है ना। हिंदू अगर हिंदू लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का, बहनों का रेप करे, बलात्कार करे, तो वो हिंदू समुदाय के लोग पूरी शांति से हजम कर लेंगे, क्योंकि वो उनके समुदाय का बलात्कारी है। और उनके समुदाय में बलात्कार को बलात्कार तब माना जाता है जब कोई मुसलमान हिंदू के साथ कुछ करे। यह है हमारा हिंदुत्व का असली चेहरा और हिंदू समाज की असलियत। कोई बोला इस पे? अरे गोदी मीडिया ही इस पे नहीं चीखा, लेकिन निदा खान फलाना खान, अबे भैया सबको समझ में आ रही है कहानी तुम्हारी। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने मंदिरों में झांको। भाई साहब लूट पाट मचा रखी है इन लोगों ने। हम तो नहीं जाते मंदिर, लेकिन जो लड़कियां मंदिर जा रही हैं उनसे पूछो कि भाई ये पंडित क्या कर रहे हैं, फ्रॉड। भाई तौबा तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारे मस्जिद में जाकर देख लेना, करोड़पति होगा एक, और उसके बाजू में बैठने वाला गरीब ठेला लगाने वाला भी बैठा होगा एक। हमारे मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती है ना, तो सब जगह आगे पीछे ऊपर नीचे ये देखकर जगह नहीं दी जाती। कह रहे हैं अरे भाई इनकी तो भाई साहब नेटवर्थ 50,000 करोड़ है। भाई साहब आप मौलाना साहब के पीछे बैठो। अरे साहब आप, अरे आप तो नमाज ही पढ़ाओ भाई साहब। अरे कहाँ साहब, हमारे यहाँ नहीं होता। सुनना है बहन को मेरी, सुनिए। गाइस मैं जगन्नाथपुरी आई हूँ उड़ीसा में, और हम लोग का इतना खराब एक्सपीरियंस रहा गाइस। मतलब हमारा सनातन गाइस बहुत ही ज्यादा करप्ट हो गया है। मतलब तुम एक मंदिर नहीं जाओगे जहाँ पे तुम्हें ये पंडित लोग का जो धंधा है, और बहुत खराब धंधा है, उससे तुमको सामना ना करना पड़े। जगन्नाथपुरी आए थे, हमें लगा था बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा दर्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरती के लिए एक मतलब तुम्हें अंदर जाने के लिए पंडित को पैसा देना है, फूल चढ़ाने के लिए पंडित को पैसा देना, हर चीज के लिए तुमको पंडित को पैसा देना है। और पंडित ऐसा नहीं कि तुमसे पैसा मांग रहा है, वो पैसा छीन रहा है भाई, वो छीन रहा है पैसा। हर चीज के लिए तुम मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब अंदर मंदिर के अंदर 1000 पंडित होंगे जो तुमको बार बार अप्रोच करेंगे, नहीं देने पे तुम्हारे बहुत खराब तरीके से शक्ल बनाएंगे। अंदर एकदम अंदर जो जहाँ पे भगवान जी है, वहां पे आरती तुम नहीं ले सकते हो बिना पैसा के। वहां पे तुम आरती लेते हो, पैसा दो पैसा दो। हजरात, दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है उसको एक्स के कम्युनिटी नोट्स नंगा कर रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये निशिकांत दुबे हैं,
जहर फैलाने वाले नेताजी लिखते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे भारत आ सकते हैं। यह है पश्चिम बंगाल के बशीरहाट का ताकि इच्छामती नदी के उस पार बांग्लादेश है, आगे का सच आपके पास। ठीक, इन्होंने वीडियो बनाया। अब कम्युनिटी नोट्स ने डाल दिया इनके मुंह पर काला रंग। देखिए क्या लिखा है नीचे, घुसपैठ रोकने की मुख्य जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार के अंदर आती है। बीएसएफ और केंद्र गृह मंत्रालय की है यह जिम्मेदारी। मंत्री महोदय कॉन्टेक्स्ट ऐड करना भूल गए हैं। भाई रोस्ट भी करता है, जलील भी करता है। यह है इनकी झंडू जिंदगी। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज क्या कह गए, ये देखिए कि लोगों में वैज्ञानिक सोच की कमी है, वरना नदियों में दूध नहीं बहाया जाता। अब मुझे पूरा यकीन है कि एक समुदाय इनको उठकर गालियां बक रहा होगा। डीपी पर राम जी की फोटो होगी और उनके कुछ श्लोक बायो में होंगे, और ऐसे लोग हिंदू बेटियों को और ऐसे सच बोलने वाले लोगों को जय श्री राम बोलकर अगली लाइन में मां बहन की गाली बकते हैं। यह है आज का 2014 के बाद वाले हिंदुओं का हिंदुत्व। लीजिए दोस्तों, मजा आएगा। खबर पढ़िए, महाराष्ट्र में 1 मई से रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए मराठी जरूरी है, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र न हो गया, विदेश हो गया, वहां की भाषा नहीं आएगी तो लात मार दी जाएगी। हजरात, नफरत ने एक समुदाय को कहां पहुंचा दिया है। सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सोचिए, खुदा का शुक्र है। और वो नहीं सोच सकते, वो सोचते तो ये कभी ना करते। हमारी मुसलमानों की नफरत में एक समुदाय सुअरों के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। सुअर पाल रहा है, सुअर के साथ खेल रहा है, सुअर के मुंह में अपना होंठ सुअर की तरह लगाकर उसे चूम रहा है। चालू है ना भाई? हाँ, वीडियो चालू है। अब आते हैं शहरों पर। भाई आप क्या खा रहे हो, हम क्या खा रहे हैं। हम सोचते हैं ब्रांडेड कोई चीज ले रहे हैं तो अच्छी होगी। शहरों में कुछ अच्छा असली नहीं है। दिल्ली में नकली इनो और नेस्कैफे का भंडारा था, भंडारा। दिल्ली पुलिस की एक कामयाबी थी, और दिल्ली पुलिस ने क्या जबरदस्त काम किया है। अगर ऐसे ही दिल्ली पुलिस 1 महीना काम करे तो पता चलेगा कि दिल्ली में 90% सामान तो सारे नकली ही आ रहे हैं। भाई साहब, इनो और नेस्कैफे कॉफी नकली भंडार भाई साहब। और कुछ दिन पहले हमने देखा कहीं घी नकली मिल रहा है, कहीं पनीर नकली मिल रहा है, कहीं दूध नकली मिल रहा है, कहीं अंडे नकली मिल रहे हैं। शहरों का यह हाल है दोस्तों, इसीलिए शहरों में रहने वाले लोग, हम सब लोग बीमार पड़े रहते हैं। हजरात, मोदी सरकार की औकात और असलियत सिर्फ ये है, नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो वेजिटेरियन बन जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं ईस्ट इंडिया में आकर। मंडे के दिन ये जय भोलेनाथ बोलते हैं, लेकिन ये मछली खा रहे हैं। सोचिए, ये वही आदमी हैं, ये वही लोग हैं। इसके गले में गमछा देखिए और उस गमछे का रंग देखिए, इसके पीछे लगा हुआ चुनाव चिन्ह देखिए, ये किस पार्टी का आदमी है ये देखिए, इसके पुराने बयानों को देखिए और सोचिए ये मछली खा रहा है। जो अभी बकरीद पर जो समुदाय के लोग, जिस धर्म के लोग ज्ञान पेलने आ जाएंगे कि अरे जीव है,
बकरा तो जीव है, नहीं कर, अरे ये है औकात तुम्हारी। औकात देखो, औकात, ये है औकात तुम्हारी। सुअरों के साथ खेलने कूदने और खाने वालों, ये है औकात तुम्हारी। अब ये जीव नहीं है, मछली जीव नहीं है, ना ना ना, दोगलापन है इनका। बंगाली का मच्छी कैसी है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए ना। अनुराग जी, ममता दीदी कहती है, हाँ जी, ममता दीदी कहती है कि बीजेपी आएगी तो बंद कर देगी मछली। बीजेपी की 16 राज्यों में मुख्यमंत्री, जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए, लेकिन न दूसरे के खाने पे रोक लगाए, न दूसरे का धर्मांतरण करने पे जोर लगाए। खाइए और खाने दीजिए। खाना भ्रष्टाचार के माध्यम से बंगाल को जो खोखला कर दिया, वो अब लोगों के खाने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पहले इन्होंने लोगों का खाना छीना। हाँ, ठाकुर ही कहते हैं जी, सच्चा ईमानदार। आइए मीडिया का आपको खेल समझाता हूं। हालांकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत के अंदर गोदी मीडिया कैसे खेलती है। जरा इस पोस्ट को देखिए। न्यूज़ 18 ने बताया कि भोजपुर पुलिस ने एक्शन लिया। गैंग केस के 5 एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ 7 घंटे में। अब आप कहेंगे कि रजा भाई, नाम तो बलात्कारियों का है ही नहीं। अरे अभी भी नहीं समझे? बलात्कारियों का नाम तब बताया जाता है जब वो मुसलमान होता है। गोदी मीडिया की एंकराइन लचक के बल खा के हिलकर तब चीख कर न्यूज बताती हैं जब मुसलमान बलात्कारी या मुसलमान आरोपी निकलता है। मैं बताता हूं, इन बलात्कारियों का नाम है, जिसमें से एक है प्रमोद धनुक, दूसरा है दीपू धनुक, तीसरा है बतल धनुक, चौथा है संजय पाल, पांचवा है जितेश कुमार। पांचों ने मिलकर एक लड़की की इज्जत को तार तार किया। अब अगर ये मुसलमान होते तो सीधा इस्लाम पर सवाल उठता, मजहब पर सवाल उठता। अब इनके मजहब में यही सिखाया जाता है, इनके हिंदुत्व में यही सिखाया जाता है। क्या ये हम सवाल कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं, बेगैरत लोग बेगैरत ही होते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी की एक वीडियो देखिए। 2024 में उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। फिर उन्होंने कहा कि 2027 तक हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे। फिर कहते हैं 2000, मतलब ये चल रही है कहानी। अरे भैया, देखना चाहते हैं? देखिए। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। यह हाल हमारे मुल्क का है, तो बताइए मुल्क की बात कैसे की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंद।